वो एक रात हवालात में अपने आप को सिक्योर फील कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसके दुश्मन यहां नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन ये अंदाजा तो पुलिस वालों को भी नहीं था कि हवालात के गेट पर धमाका करके हत्यारे अंदर आ जाएंगे। कुछ हुआ भी ऐसा ही। हवालात में जैसे ही बाबू रेशम ने अपनी मौत के फरिश्ते को सामने देखा तो गिड़गिड़ाने लगा और जिंदगी की भीख मांगने लगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सामने वाले की बाबू रेशम से ऐसी क्या दुश्मनी थी कि सीधे हवालात जैसी जगह पर इतनी खतरनाक प्लानिंग रची गई और उसे एग्जीक्यूट भी किया गया। आखिर क्यों हत्यारों ने सब कुछ जानते बूझते हुए भी इतना बड़ा जोखिम उठाया, ये जानते हैं आज के इस वीडियो में। एक समय था जब अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बीआरए गैंग काफी फेमस होती थी। अपराध की दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी इस तिकड़ी के आगे पानी मांगा करते थे। इसी तिकड़ी का एक सदस्य था बाबू रेशम। मूसा किरदार कंजरवाड़ा भाई खला में मौजूद है। हम जिस प्लेस की बात कर रहे हैं वो भाई खला रेलवे स्टेशन से केवल आधा किलोमीटर की दूरी पर है। कंजरवाड़ा शब्द ने अगर आपके दिमाग की घंटी बजाई है तो आपको बता दें कि इस शब्द के पीछे वो लोग हैं जिन्हें खाना बदोशों की तरह माना जाता है। इन बंजारों की बस्ती में राजपूतों की बहादुरी के साथ जिस्मानी खूबसूरती का जबरदस्त तालमेल मौजूद रहता है। नजर की कटार जब किसी के दिल को चीरकर प्रेम और वासना का कॉकटेल बनाती है तो किसी के लिए भी अपने आप को उसे पीने से रोक पाना आसान नहीं होता। मूसा किलेदार में रहने वाले कंजारों की बस्ती में खंजरों की महिलाएं कई बार खुले में नहाया करती थी और आज भी कुछ ऐसा ही मंजर सामने आ रहा था। बाबू रेशम इस इलाके की कंजर बस्ती से होकर गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक खूबसूरत कंजर लड़की खुले में नहा रही है। उसे देखकर बाबू रेशम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वो उस लड़की के पास गया और उसके खुले आंचल पर अपना हाथ रख दिया। जिस अंदाज में उसने ये हरकत की थी, इसे देखकर ये कहा जा सकता था कि ऐसा उसने पहली बार नहीं किया था। उसका हौसला बुलंद था और इसके पहले जब भी उसने कुछ ऐसा किया तो उसे रोकने वाला कोई नहीं था। वो जिसके साथ चाहता अपने मन की कर लेता था। उसे इतना भरोसा था कि ये लड़की भी उसकी हरकत का बुरा नहीं मानेगी, बल्कि आगे जो कुछ भी वो चाहता है उसे स्वीकार कर लेगी। लेकिन बाबू रेशम का सपना उस समय टूट गया जब उसकी हरकत के बाद लड़की पूरी तरह से चीख पड़ी और उसकी चीख सुनकर आसपास मौजूद लोग वहां आ गए। क्या हुआ इसे समझने की जरूरत ही नहीं थी। एक व्यक्ति ने सीधा बाबू रेशम का कॉलर पकड़ा और उस पर तमाचों की बौछार होने लगी। बाबू रेशम को अपने ऊपर पड़ते इन तमाचों का दर्द नहीं था, बल्कि इस एरिया में उसकी इज्जत का जिस तरीके से तमाशा बना वो उसे अखर रहा था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में डर सबसे ज्यादा मायने रखता है। बाबू रेशम को इस बात का एहसास हुआ कि वो भाई खला के इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बादशाह है। इस तरह किसी लफंगे की तरह पिट नहीं सकता। इसके बाद उसने अपने ऊपर थप्पड़ बरसा रहे लड़के को पकड़ा और उसे बुरी तरीके से पीटा। लोगों ने भी देखा ये तो बाबू रेशम है। इसके बाद वो वहां से भाग खड़े हुए और बाबू रेशम उस इंसिडेंट के बाद वहां से चुपचाप आगे बढ़ गया। डर खत्म, मतलब क्रिमिनल खत्म। बाबू रेशम को इलाके में अब अपनी जुर्म की सल्तनत के डूबने का खतरा नजर आने लगा, क्योंकि ये बात यही खत्म नहीं होनी थी। जिस लड़के ने बाबू रेशम को पीटा उस लड़के का नाम था विजय उटेकर कंजरे। इस घटना के बाद विजय उटेकर भी अंदर तक हिल गया। वो पहले इस बात को लेकर परेशान था कि अरुण गवली के लोग उसके बस्ती में जाकर उसके लोगों से अवैध वसूली किया करते थे, जबरदस्ती पैसा ले जाते थे। उसके बाद इस गैंग के एक आदमी ने उसके मोहल्ले की लड़की को छेड़ने की कोशिश की। अब वो इस समस्या का इलाज खोजने के लिए परेशान हो गया। वो बाबू रेशम को हर कीमत पर सबक सिखाना चाहता था। वो हर कीमत पर बाबू रेशम का गेम बजाना चाहता था और वो इसकी तैयारी कर रहा था। इसी क्षेत्र में अरुण गवली के विरोधी गैंग की भी मौजूदगी थी। श्रीधर शेट्टी के भाई अप्पू शेट्टी और जयंत शेट्टी इसी इलाके में एक्टिव थे। विजय उटेकर ने शेट्टी ब्रदर्स से संबंध बनाना शुरू किया और उनसे दोस्ती बढ़ानी शुरू की। श्रीधर ब्रदर्स अच्छी तरह से समझ चुके थे कि विजय उटेकर उनके काम का आदमी था, जो उनके ही दुश्मन को ठिकाने लगाने की योजना बना रहा था। इसीलिए उन्होंने विजय उटेकर को वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध करा दी जो उसके काम के लिए जरूरी थी। बाबू रेशम शराब की कलारियों में जाकर उठने बैठने और शराब पीने का आदी था। वो उस इलाके के 7 रास्ता जंक्शन के आसपास मौजूद कलारियों में बैठा करता था।
एक शाम बाबू रेशम अपने लोगों के बीच 7 रास्ता जंक्शन के नजदीक वाली एक कलारी के भीतर बैठा हुआ था और कुछ ही दूरी पर विजय उटेकर उस पर नजर रखे हुए था। जब कभी भी कोई व्यक्ति उस कलारी के पर्दे को हटाकर अंदर जाता या बाहर आता तो बाबू रेशम का हंसता हुआ चेहरा विजय उटेकर के सामने आ जाता था। विजय धीरे धीरे गुस्से से भरता चला गया। एक समय ऐसा आया कि वो अपने ऊपर कंट्रोल खो बैठा। वो सीधा बाबू रेशम के नजदीक गया। बाबू रेशम को उसने अपने बंदूक के निशाने पर लिया और सीधा गोली चला दी और बाबू रेशम पर गुर्राते हुए बोला, साले तेरी माँ की, लेडीज लोगों पर बुरी नजर डालता है, तेरे को छोड़ेगा नहीं मैं। अपने ऊपर अचानक हुए इस हमले से बाबू रेशम घबरा गया और अपनी जान बचाने के लिए टेबल के नीचे झुक गया और उसकी जान बच गई। इसके बाद बाबू रेशम के लोगों ने जवाबी फायरिंग शुरू की। अपने लोगों के फायर कवर का फायदा उठाकर बाबू रेशम वहां से भाग निकला। विजय उटेकर किसी तरीके से वहां से बचकर भाग निकला। बाबू रेशम पर किया गया ये जानलेवा हमला जहां बाबू रेशम के लिए आने वाले खतरे की चेतावनी था, वहीं विजय उटेकर के लिए और भी ज्यादा सतर्क होकर रहने की जरूरत थी, क्योंकि अब बाबू रेशम पहले से ज्यादा अलर्ट हो गया था और अब बाबू रेशम खुद भी विजय उटेकर पर हमला कर सकता था। बाबू रेशम की ये कहानी दोस्तों आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अभी तक जिन नए साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाबू रेशम पर कलारी में जो हमला हुआ, ये बात बड़ी ही तेजी से जंगल में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते ये बात छोटा राजन के कानों में पड़ गई। छोटा राजन भी बाबू रेशम के विरोध में एक्टिव हो गया, क्योंकि छोटा राजन को भी लग रहा था कि भाईखला जैसे इलाके में बाबू रेशम की एंट्री उनके धंधे की कमाई को कम कर देती है। इसके अलावा छोटा राजन के लिए विजय उटेकर एक ऐसा मोहरा था जो अपनी मर्जी से छोटा राजन की पसंद की चाल चल रहा था। अब छोटा राजन विजय उटेकर से मिलना चाहता था। इधर विजय उटेकर अपनी प्लानिंग पर काम कर रहा था। बाबू रेशम की भाईखला की एक कलारी में ही एक व्यक्ति से मारपीट हो गई, वो भी इस इलाके का एक छोटा मोटा गुंडा था। उसका नाम था राजा करमेरकर। बाबू रेशम पर हमले के आरोप में राजा को पुलिस अरेस्ट करने वाली थी और इसी सिलसिले में उसने बाबू को थाने बुलाया। पुलिस और बाबू रेशम के बीच ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि पुलिस अगर बाबू रेशम को सबके सामने गिरफ्तार न करे, धक्के मारते हुए घसीटकर नाक लेकर जाए, तो पुलिस जब भी बुलाएगी बाबू रेशम हाजिर हो जाएगा। पुलिस ने इस बार भी बाबू रेशम को बुलाया और बाबू रेशम पुलिस के बुलावे पर सीधा थाने चला गया। पुलिस ने उसके ऊपर हत्या की कोशिश का आरोप लगाया और 307 का केस बनाकर लॉकअप में बंद कर दिया। बाबू रेशम को पुलिस ने जैकब सर्किल पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखा था, जो उस समय का वहां का सबसे सिक्योर लॉकअप माना जाता था। आसपास के 6 थानों से पुलिस जिस मुजरिम को पकड़ती थी, उनमें से खतरनाक कैटेगरी के आरोपी भी थे इसी जैकब सर्किल लॉकअप में रखे जाते थे। विजय हर कीमत चुकाकर बाबू रेशम को उसके किए की सजा देना चाहता था। वो सही मौके की तलाश कर रहा था कि उसे मौका मिले और वो बाबू रेशम का गेम बजा दे। बाबू रेशम जैकब सर्किल लॉकअप में बंद। इस बात की जानकारी अब विजय उटेकर को लगी तो उसके दिमाग में एक जबरदस्त और खतरनाक प्लानिंग चलने लगी। इसके लिए उसने बहुत ही सावधानी से अपने इसी खतरनाक इरादे को लेकर वो छोटा राजन से मिला। छोटा राजन से मिलने के बाद उसकी इस प्लानिंग में और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। विजय जिस रास्ते पर चल रहा था उस पर पीछे कदम उठाने का कोई ऑप्शन नहीं था। उसने सीधे सीधे अरुण गवली को चैलेंज करके उससे दुश्मनी मोल ले ली और इसी इलाके में रहने वाले बाबू रेशम को वो खुद ही मारना चाहता था। यानी अब उसके पास वापस आने का कोई रास्ता नहीं बचा। उसे तो बाबू रेशम को मारकर अपना नाम ऊंचा करने और बदला लेने की सनक चढ़ चुकी थी। अब प्लान को एग्जीक्यूट करने की बारी थी। साल 1987 के मार्च महीने की 5 तारीख मुंबई अंडरवर्ल्ड हिस्ट्री की ये खतरनाक तारीख होने वाली थी। विजय उटेकर अपने दोस्तों से मिलकर कुछ डेंजरस करने वाला था। उसके साथ राजू शंकर, जगदीश खंडवाल, किशोर महेशकर, रवि ग्रोवर थे। इन लोगों ने जैकब सर्किल पुलिस लॉकअप तक जाने के लिए 2 टैक्सियां भाड़े पर ली और अपना एक आदमी टैक्सी ड्राइवर के पास छोड़ दिया, जिसने उनको गन पॉइंट पर रोक कर रखा था ताकि उसके साथी पुलिस लॉकअप से अपना काम खत्म करके जब वापस आए तो वो सभी इन्हीं टैक्सियों का इस्तेमाल करके यहाँ से 9-2-11 हो जाए। पुलिस लॉकअप के गेट पर पहरेदार मौजूद था। सबसे पहले विजय उसके पास गया और उसने उस पुलिस वालों को पटाने की कोशिश की। उसने कहा कि वो बाबू रेशम के लिए शराब लेकर जाना चाहता है,
लेकिन पुलिस वाले ने उसे अंदर जाने से साफ मना कर दिया। इसके बाद विजय थोड़ा पीछे हटा और उसने प्लान बी को एग्जीक्यूट किया। उसने लॉकअप के गेट पर बम विस्फोट किया, जिससे गेट के साथ साथ पुलिस वाले के भी चिथड़े उड़ गए। अब अंदर जाने का रास्ता साफ हो चुका था। वो सभी लॉकअप के भीतर पहुंचे और ग्राउंड फ्लोर पर एक नंबर सेल की तरफ भागने लगे, क्योंकि उनकी जानकारी के मुताबिक इसी सेल में बाबू रेशम बंद था। एक नंबर सेल के गेट पर बड़ा सा ताला लटक रहा था। विजय पूरी तैयारी के साथ उसने अपने साथ लाए हुए हथौड़े से सेल का ताला तोड़ा और बाबू रेशम को पहले तो ये लगा कि ये उसके ही कोई साथी है जो उसे पुलिस लॉकअप से छुड़ाने के लिए आए हैं, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ी जो ताले पर हथौड़ा मार रहा था। जिस पागलपन के साथ वो ताले को तोड़ रहा था, उसे देखकर बाबू रेशम का गला सूख गया, क्योंकि ताला तोड़ने वाला विजय उटेकर ही था। अब बाबू रेशम समझ गया था कि उसकी मौत आ गई। विजय ने जब गोली चलाई तो बाबू रेशम भागकर दीवार से सट गया। वो रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन अगली बार विजय ने सीधे 3 गोलियां बाबू रेशम के शरीर में उतार दी। जमीन पर गिरने से पहले ही बाबू रेशम का दम निकल गया। लेकिन ये देखकर विजय उटेकर का गुस्सा और भी बढ़ गया, क्योंकि वो अपने दुश्मन को इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता था। बाबू रेशम का बेजान शरीर लॉकअप के ठंडे फर्श पर पड़ा हुआ था। विजय उटेकर ने हथौड़ा उठाया और उसके सिर पर दे मारा। इसके बाद वो दनादन बाबू रेशम के सिर पर हथौड़ा चलाता रहा। बाबू रेशम के सिर के छोटे छोटे टुकड़े फर्श पर बिखर गए। चारों तरफ खून फैल गया। ये सीन देखकर वहां मौजूद पुलिस वाले समेत हर शख्स बिल्कुल फ्रीज हो गया। वो हिल भी नहीं सकते थे, लेकिन विजय उटेकर हथौड़े के हर वार के साथ चीखता जा रहा था, माझा नाम विजय उटकर आहे। मसला चाहे उसके मोहल्ले के लड़के के साथ बदतमीजी करना हो या फिर अरुण गवले के लोगों द्वारा उसके बस्ती के लोगों से अवैध वसूली करना हो, उसके दिल में जितना भी गुस्सा भरा हुआ था वो आज हर हथौड़े के साथ बाहर निकल रहा था। वो इस हरकत से दुनिया को ये बताना चाहता था कि एक पीड़ित और शोषित जब अपने उबाल पर आता है तो उसे सही और गलत का ध्यान नहीं रहता। वो सिर्फ अपने भीतर के गुस्से और आक्रोश को बाहर निकालना चाहता है। विजय उटेकर भी इसी दौर से गुजर रहा था। थोड़ी देर बाद वो अपने साथियों के साथ हवालात से निकल गया और बाहर खड़ी टैक्सियों में बैठकर वो सभी क्राइम सीन से फरार हो गए। थोड़ी देर बाद अग्निपाड़ा पुलिस थाने के इंचार्ज मधुकर झेंडे उस पुलिस लॉकअप में पहुंचे। उन्होंने जब वहां का सीन देखा तो हैरान रह गए। क्राइम सीन को देखने के बाद वो ये समझ गए कि किसी ने बाबू रेशम पर अपना पूरा गुस्सा उतार दिया। उन्होंने पंचनामा तैयार किया और कानूनी कार्यवाही को आगे बढ़ाया। क्राइम सीन से पुलिस को 5 जिंदा बम के साथ कुछ जिंदा कारतूस भी मिले। पुलिस कांस्टेबल आहिरे और दूसरे अन्य घायल लोगों को इलाज के लिए जेजे अस्पताल ले जाया गया और बाबू रेशम की डेड बॉडी को किसी तरीके से कलेक्ट करके पोस्टमार्टम के लिए जेजे अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि पुलिस कांस्टेबल आहिरे इतना घायल हो गया था कि अस्पताल पहुंचने के कुछ देर बाद ही उसने दम तोड़ दिया। थोड़े ही समय बाद मुख्य आरोपियों की पहचान हुई, जिसमें विजय उटेकर और केशव को पहचान लिया गया। अब पुलिस इन आरोपियों की जोर शोर से तलाश करने लगी, लेकिन अगली सुबह इस घटना से उठते सवालों का सामना करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती था। पुलिस अधिकारियों के लिए तो इस बात का जवाब बड़ा मुश्किल था कि आखिर कैसे कोई अपराधी इतनी सुरक्षा के बीच पुलिस लॉकअप में घुसा और वहां मौजूद व्यक्ति की हत्या करके चला गया। अगली सुबह अखबारों के पन्ने पुलिस के सुलगते सवालों से भरे थे, लोगों के गुस्से से भरे थे। सरकार के लिए भी इस घटना के बाद जवाब देना मुश्किल हो रहा था और विजय उटेकर का नाम सबसे आगे सामने आ रहा था। सरकार ने इस घटना की जांच के लिए तत्काल एक कमीशन का गठन किया। जनता और विपक्ष सरकार को घेरने में जुट गए। इन सब चीजों के बावजूद ग्राउंड जीरो पर कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही थी। बालाजी पुलिस वाले और लोग विश्वास को अच्छी तरह से समझ रहे थे कि विजय ने जिस व्यक्ति की हत्या की वो अपने समय का एक खतरनाक अपराधी था और एक तरीके से विजय ने समाज की भलाई का ही काम किया है कि ऐसे व्यक्ति को दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया जो आम नागरिकों के लिए खतरा था। लेकिन पुलिस को मलाल तो केवल इस बात का था कि यह घटना जो घटी वो पुलिस के लॉकअप में घटी। पुलिस की सिक्योरिटी को बायकॉट करते हुए यह घटना पुलिस के लिए अब बहुत बड़ी बेइज्जती वाली थी। पुलिस भी अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उतारू थी। विजय उटेकर फरार था। पुलिस उसे काफी सरगर्मी से ढूंढ रही थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो फरार हो गया। वो भागम भाग का खेल खेल रहा था। हालांकि विजय भी अब भागम भाग का खेल खेलते परेशान हो गया। जो लोग बाबू रेशम की हत्या से पहले उसके साथ निभाना चाहते थे वो अब सब उससे कन्नी काटने लगे।
वो अकेला ही किसी तरीके से अपनी जान बचा रहा था। इसी साल के अक्टूबर महीने में पुलिस ने विजय उटेकर को एक होटल में घेर लिया। पुलिस को अपने खुफिया तंत्र से विजय उटेकर के एक होटल में रुकने की सूचना मिली। पुलिस वाले दूध वालों का भेष बनाकर उस होटल में पहुंचे। विजय ने यहां से भी भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही। पुलिस वालों की गोलीबारी में विजय उटेकर मारा गया। पुलिस को उसके पास से एक पूरा बड़ा बम से भरा हुआ बैग बरामद हुआ। अब पुलिस को अदालत में भी जवाब देना था। विजय उटेकर के साथ जितने लोग इस घटना में शामिल थे, सभी को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन बाद में सभी को मामूली सी धाराएं लगाकर छोड़ दिया गया। इस मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज नहीं किया, बल्कि विजय के ऊपर भी सामान्य धाराओं में केस लगाया। भले ही उसे एनकाउंटर में मार गिराया, लेकिन पुलिस अदालत के सामने ये कैसे स्वीकार कर सकती थी कि कोई अपराधी उसके अभेदे किले को तोड़कर अंदर घुसे और किसी को मारकर चला जाए। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ धारा 123 और धारा 87 के तहत मामला दर्ज किया। जगदीश खंडवाला को इस मामले में गवाह के न मिलने पर बरी कर दिया गया और बाकी लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई। हालांकि आगे की अदालत में अपील करने पर बाकी आरोपी भी बरी हो गए। कुल मिलाकर बाबू रेशम की हत्या के मामले में केवल विजय उटेकर को ही अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। फाइनली ये किस्सा लोगों में फेमस हो गया, लेकिन आगे चलकर उस व्यक्ति का नाम भी सामने आया जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड माना जाता था, दाऊद इब्राहिम। जी हां, कहा जाता है कि बाबू रेशम को ठिकाने लगाने के लिए दाऊद इब्राहिम ने विजय उटेकर को केवल एक मोर की तरह इस्तेमाल किया। वो दूर बैठकर खेल का मजा लेता रहा और यहाँ मरने वाला विजय के हाथों मारा गया और खुद विजय पुलिस के हाथों मारा गया और दाऊद इब्राहिम का रास्ता साफ हो गया। अब आपका इस मामले में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।